SK21 paper 1 lecture number 2 correct sequence of leukocyte events in inflammation। तो इसका एक निमोनिक हमने बनाया था एमरेट, जिसमें margination, rolling, adhesion, diapedesis। Patient appears healthy but has mild anemia on labs. His MCV is low, HB8 and ferritin is high। MCV कम है, हेमोग्लोबिन भी कम है, एनीमिया है और फेरेटिन हाई है। ठीक है, तो आयरन डिफिशिएंसी में आपके साथ फेरेटिन लो होता है और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में फेरेटिन आपके साथ हाई हो सकता है। थैलेसीमिक ट्रेट में आपके साथ एक्चुअली ये हाई होगा। इसमें आपके साथ पेशेंट जो है ही अपीयर्स हेल्दी बट हैज़ माइल्ड एनीमिया और MCV लो है, HB लो है, फेरेटिन हाई है। इट इंडिकेट्स टू थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिक ट्राइट में आपको माइक्रोसिटिक एनीमिया नज़र आती है, जिसमें आपके साथ नॉर्मल और हाई आयरन स्टोर्स होते हैं। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में नॉर्मल और हाई फेरेटिन बट यूजुअली नॉर्मोसिटिक। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपके साथ लो फेरेटिन होगा। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हाई फेरेटिन होता है and can be microcytic but often presents with more severe distinct clinical feature। तो थैलेसीमिक ट्रेट में लो MCV, नॉर्मल या हाई आयरन स्टोर मतलब हाई फेरेटिन होता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में भी आपके साथ नॉर्मल और हाई फेरेटिन होता है बट ये आपके साथ नॉर्मोसिटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मोसिटिक की बात अगर हुई होती तो यहाँ पे MCV लो नहीं होता, MCV वुड बी नॉर्मल। MCV लो है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ माइक्रोसिटिक एनीमिया, जिसमें थैलेसीमिया आता है। जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है वो माइक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक दोनों में आता है। ठीक है, और यूजुअली आपके साथ नॉर्मोसिटिक होता है। तो एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट गोइंग थ्रू द एंडोथेलियम, इस प्रोसेस को हम डायपेडिसिस कहते हैं। ठीक है, जब आपके साथ इसको हम ट्रांसमाइग्रेशन भी कह सकते हैं, इसका एक अलग नाम है, दूसरा नाम है ट्रांसमाइग्रेशन, जिसमें आपके साथ स्टेप में ल्यूकोसाइट एक्टिवेट होते हैं बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स or to exit the new blood vessels into tissue। A woman is presented with abdominal pain, vomiting and nausea। On investigation, creatinine 1.4, deranged LFTs। ठीक है, प्लेटलेट्स 1000 है। पेरिफेरल स्मीयर पे आपको हेलमेट सेल्स और शिस्टोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। हेलमेट सेल्स और शिस्टोसाइट्स आपको कहाँ कौन से डिजीज़ में नज़र आते हैं? ये शिस्टोसाइट्स तो हेमोलिसिस जहाँ पे हुई होती है, ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया में, और शिस्टोसाइट्स आपको TTP में नज़र आते हैं। ठीक है, TTP में भी नज़र आ सकते हैं और हेमोलिटिक एनीमिया में भी, लेकिन यहाँ पे TTP की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसके साथ हेलमेट सेल्स हैं, फीवर वगैरह के साइंस भी दिए हैं। ठीक है, इसमें पेंटेड होता है जिसमें माहा होती है। ठीक है, माहा इज़ माहा माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया को कहते हैं, जिसमें आपको हेलमेट सेल्स और शिस्टोसाइट्स नज़र आते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फीवर, रीनल डिसफंक्शन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में आपके साथ सिवियर रीनल फेलियर होगा, जिस विच इज़ फॉलोड बाय डायरियल इलनेस, जिसमें इकोलाई होता है। द किडनी फंक्शन इम्पेयरमेंट, इन दिस केस इसमें क्रेटिनिन बहुत कम है, तो ये माइल्ड किडनी इम्पेयरमेंट हो गई। ठीक है, नॉट डोमिनेंट फीचर, जिसकी वजह से ये आपके साथ TTP हो गया, HUS नहीं हो सकता। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट किसे कहते हैं? जिसमें एवरी हेट्रोजाइगस विल एक्सप्रेस ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ये एक कंडीशन है इन विच इंडिविजुअल विद वन कॉपी ऑफ डोमिनेंट एलील will express phenotype A, अच्छा, with express the phenotype the disease trait। A is excluded because autosomal traits are typically inherited, तो इस वजह से can be inherited और acquired गलत है, it is only inherited not acquired। और C में आपके साथ क्या है? it refers to different pattern of inheritance, जिसमें mitochondrial DNA damage है। A patient with heart disease on beta blocker for long time, which receptor does it act on? तो
बीटा ब्लॉकर्स आपके साथ बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, बीटा 1 पे स्पेशली, ठीक है। फिर इसके बाद है कि बीटा 1 पे ये आपके साथ एक्ट करते हैं, इंक्रीज़ हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाते हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को आपके साथ इंक्रीज़ करवाते हैं, ठीक है। हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाते हैं, उसके साथ उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और अचीव द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन द हार्ट वाइल मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट ऑन द लंग्स। अच्छा, पेशेंट हैज़ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग which is relieved by defecation with mucus in stool, most likely diagnose क्या हो सकता है, जब भी आपको इसमें म्यूकस इन स्टूल नज़र आ रहा है और रिलीव्ड बाय डेफिकेशन है तो दैट इज़ IBS, ठीक है। IBS में आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है, जिसमें क्रॉनिक रिलैप्सिंग एब्डोमिनल पेन होगा which is associated with altered bowel habits often relieved by bowel movement। अच्छा, IBD में और क्रॉन्स डिजीज़ में there will be bloody stools, weight loss and inflammation markers। HIV positive pregnant woman with no symptoms, fetal fully normal, how will you assess her immunological status। तो HIV में प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको सिम्टम्स वगैरह नहीं है, फीटल ग्रोथ फुली नॉर्मल है, तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप CD4 सेल काउंट देखते हो, ठीक है। जो एसिम्टोमेटिक HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल होता है वहाँ पे प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ एंड स्टेटस ऑफ इम्यून सिस्टम जो है दैट आर मॉनिटर्ड बाय एसेसिंग द की टारगेट ऑफ द वायरस। CD4 T लिम्फोसाइट काउंट जो है इसमें आपके साथ मेजर करवाता है कि HIV पॉजिटिव पर्सन का इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस किस तरह है, and is used to determine when to start prophylactic antibiotic and to diagnose AIDS। लोअर CD4 काउंट होगा तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर इम्यून डैमेज है। HIV के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट हम कौन सा करवाते हैं, दैट इज़ वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वेस्टर्न ब्लॉट वॉज ट्रेडिशनल कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV और ये आपके साथ एंटीबॉडीज़ टू द वायरल प्रोटीन डिटेक्ट करवाता है। इसके अलावा जो है ये इट इज़ यूज्ड एज अ डिफरेंशिएशन इम्यूनोएसे और वायरल लोड PCR टेस्ट जो है आपके साथ फाइनल कंफर्मेशन करवाती है। तो वेस्टर्न ब्लॉट जो है आपके साथ गोल्ड स्टैंडर्ड है और PCR आपके साथ वायरल लोड को मॉनिटर करता है या अर्ली इन्फेंट डायग्नोस को या आपके साथ कंफर्मेशन के लिए PCR। पेशेंट विद 50% रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, हाउ मच विल द रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज। तो रीनल ब्लड फ्लो कितना डिक्रीज होगा, दैट इज़ 1/16। A woman with weight gain, purple stria in a hump on neck has high ACTH. What is the pathology? तो weight gain, purple stria, hump है, ये ACTH भी हाई है, तो दिस इज़ ड्यू टू हाई ACTH फॉर्मेशन। ये कुशिंग सिंड्रोम है और इसमें आपके साथ क्या होता है, प्रोलॉन्ग हाई कोर्टिसोल लेवल होगा जिसमें ACTH हाई हो जाएगा। एक्सोजीनियस स्टीरॉइड्स जो है आप बोथ वुड हैव लो ACTH। अगर आप एक बंदे को एक्सोजीनियस स्टीरॉइड दे रहे हो तो उसमें ACTH कम होगा। ACTH हाई का मतलब है कि प्रॉब्लम आपके साथ एड्रीनल ग्लैंड में नहीं है एंड इज़ नॉट एक्सोजीनियस स्टीरॉइड। अगर ACTH कम होता तो फिर एड्रीनल ग्लैंड या एक्सोजीनियस स्टीरॉइड आप कंसिडर करते। हाई ACTH का मतलब है कि ये ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है which is most commonly caused by pituitary adenoma or ectopic pituitary producing tumor। A patient recently visited Lahore and presents with bloody diarrhea and crampy abdominal pain। On abdominal examination there is no guarding or rebound tenderness, which organism is most likely involved। तो इसमें आपके साथ शिगेला इन्वॉल्व होती है क्योंकि देर इज़ ब्लडी डायरिया, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है, ठीक है। शिगेला में आपको ब्लडी इन्फ्लेमेटरी डायरिया विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स मिलती है। मलेरिया में फीवर, चिल्स और हेमोलिसिस एक्सेट्रा होते हैं।
सल्मोनेला में देयर इज़ टाइफॉइड विच इज़ करेक्टराइज बाय स्टेप लैडर फीवर, उसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया और नॉन ब्लडी पी सूप डायरिया आपको मिलती है। ठीक है, एक जो एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई है ये आपके साथ भी नॉन ब्लडी डायरिया कॉज करवाता है। और वाटरी ट्रेवलर डायरिया वाया टॉक्सिन्स नॉट इन्वेसिव ब्लडी डायरिया, जो वाटरी ट्रेवलर्स डायरिया है वो भी थ्रू टॉक्सिन्स होता है, दैट इज़ नॉट इन्वेसिव एंड कॉज ब्लडी डायरिया। A 48-year-old man with hypertension and fatigue, BP 110 180 by 110, labs में सोडियम 153, पोटेशियम लोअर बॉर्डर पे है, क्लोराइड 98 है, हाइपरटेंशन है, हाइपोकेलीमिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी में हाइपोकेलीमिया होता है। क्यों हाइपोकेलीमिया होता है? क्योंकि इंक्रीज पोटेशियम सिक्रीशन होती है इसमें। ठीक है, तो ये दिस इज़ प्राइमरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म की तरफ जा रहा है। कौन्स की तरफ? जिसमें आपको हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया नज़र आती है। अल्डोस्टेरोन आपके साथ प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करता है और इट इंक्रीजेज द रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सिक्रीशन ऑफ पोटाशियम एंड हाइड्रोजन। तो ये आपने अल्डोस्टेरोन के बारे में याद रखना है। अ पेशेंट विद लो एंटीरोपेप्टाइडेज लेवल विच अदर एंजाइम लेवल विल बी अफेक्टेड। तो एंटीरोपेप्टाइडेज अगर लो है इसका मतलब है कि ट्रिप्सिन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, क्योंकि एंटीरोपेप्टाइडेज आपके साथ ब्रश बॉर्डर एंजाइम है जूडिनम में, और ये आपके साथ ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है या इसको कन्वर्ट करता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीरोपेप्टाइडेज। अगर ये कम होगा तो आपके साथ ट्रिप्सिन का लेवल भी कम होगा। Chronic alcoholic patient presents to the hospital in disturbed state. He gives history of long-standing ascites and cirrhosis. Now he is diagnosed with hepatocellular carcinoma. What type of capsule covers this organ normally? तो इसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में जो लिवर है उसको ग्लिसन्स कैप्सूल, उसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, और वो आपके साथ डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, तो ये अभी आप देखें ऑप्शन सी, द ऑर्गन इज़ लिवर, और इस लिवर को कवरिंग कौन देता है? एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है विच इज़ कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल, और ग्लिसन्स कैप्सूल आपके साथ डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये आपके साथ प्रोटेक्टिव बैरियर एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू एकोमोडेट चेंजेस इन द लिवर वॉल्यूम। अच्छा, थायरॉयडेक्टमी ऑफ अ पेशेंट के बाद हिस्टोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज टिश्यू पे आपको इनकैप्सुलेटेड मास नज़र आ रहा है। कंसिडरिंग मेटास्टेसिस थ्रू इन्वेजन, मोस्ट प्राइमरी लीजन इज थायरॉयडेक्टमी पे थायरॉयडेक्टमी हुई है। हिस्टोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज टिश्यू पे आपको इनकैप्सुलेटेड मास नज़र आ रहा है, और मेटास्टेसिस थ्रू इन्वेजन में ये आपके साथ कौन सा? कंसिडरिंग मेटास्टेसिस थ्रू इन्वेजन, तो इन्वेजन के थ्रू कौन सा कार्सिनोमा मेटास्टेसिस करवाता है? दैट इज़ फॉलिकुलर कार्सिनोमा विच स्प्रेड्स थ्रू इन्वेजन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेटेड का मतलब है कि फॉलिकुलर कार्सिनोमा है जो आपके साथ एक सिंगल नोड्यूल होता है विच इज़ कन्फाइंड बाय अ कैप्सूल थ्रू इन्वेजन। ठीक है, और फिर है पेशेंट आफ्टर RTA presents with skull base fracture involving temporal bone and foramen spinosum. Considering the damaged part, which structure does the involved artery supply? तो ये इन्वॉल्व आर्टरी आपके साथ वॉल्ट ऑफ स्कल को इन्वॉल्व करती है। ये कुछ MCQs पे मैं डायरेक्टली इसलिए जाता हूँ क्योंकि दे आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, फोरामेन स्पाइनोजम जो है आपके साथ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को ट्रांसमिट करता है एंड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। उसके अलावा अगर इसको फ्रैक्चर हुआ तो इट विल इन्वॉल्व द टेम्पोरल, फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द टेम्पोरल bone and foramen spinosum classically damages the middle meningeal artery, जिसकी वजह से एपिड्यूरल हेमाटोमा हो जाता है। ठीक है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज़ द प्रिंसिपल आर्टरी जो आपके साथ ड्यूरामेटर को सप्लाई करती है और इसके अलावा पेरियोस्टियम को सप्लाई करती है। अच्छा,
A patient is presented in emergency department of nearby hospital with BP 200 by 100 with episodic flushing. On investigation there is elevated sodium and metanephrine levels, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या हो गया? हाइपरटेंसिव हाइपरटेंसिव है, एपिसोडिक फ्लशिंग हो रही है। कार्सिनोइड के साथ मैंने आपको कहा था फ्लशिंग को रिलेट करवाना है, लेकिन यहाँ पे कार्सिनोइड नहीं है। तो एपिसोडिक हाइपरटेंशन आपको फियोक्रोमोसाइटोमा में मिलती है। फियोक्रोमोसाइटोमा में इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला विच सिक्रीट्स एक्सेसिव कैटिकोलामीन्स, जिसमें एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन आते हैं, एंड इट कॉजेज पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन, और उसके साथ साथ फ्लशिंग भी कॉज करवाता है। 35-year-old woman presents with recurrent episodes of headache, palpitation and sweating. For the past 3 months, during these episodes, she feels anxious and flushed. Her blood pressure during episode is 210 by 110. On physical examination, she appears anxious and diaphoretic. Her pulse is 120 per minute during an attack. यूरिन एनालिसिस इज़ नॉर्मल। तो ये आपके साथ क्या हो सकता है? दिस इज़, अच्छा, उसको एपिसोडिक हाइपरटेंशन है और अपीयर एंशियस एंड डायफोरेटिक। सो ये फिर वही सिनेरियो है जिसमें आपके साथ फियोक्रोमोसाइटोमा आएगा, ठीक है। फिर है 72-year-old with 10-year history of type 2 diabetes mellitus and hypertension presents. For follow-up, he is currently taking metformin and glimepiride. His EGFR is 28 ml per minute, 1.73, and his HbA1c is 8.1. The physician plans to discontinue metformin due to CKD and consider switching to DTP4 inhibitor for better glycemic control. Which of the following DTP4 inhibitor is safest to use without डोज एडजस्टमेंट? तो DDP4 कौन सा ऐसा है जिसको विदाउट डोज एडजस्टमेंट हम यूज़ करते हैं? विदाउट डोज एडजस्टमेंट दैट इज़ यूज, दैट इज़ कॉल्ड लिनाग्लेप्टिन, ठीक है। तो ये आप याद रखो, जो पेशेंट CKD का पेशेंट हो और डायबिटिक हो, ठीक है, तो स्टेज 4 में मेटफॉर्मिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर GFR लेवल आपके साथ कम होता है, 30 से कम होता है। मेटफॉर्मिन आपने नहीं देना क्योंकि वो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करवाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और DDP4 जिसमें आपको डोज एडजस्टमेंट इन रीनल एम्पेयरमेंट यू डू नॉट रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट, दैट इज़ लिनाग्लेप्टिन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखो। अच्छा, फिर इसके बाद है 24-year-old man presents to the emergency department with sudden onset of palpitation and dizziness that began 30 minutes ago. He reports having similar episodes in the past that resolve spontaneously. ECG पे आपको short PR interval नज़र आ रहा है। Which of the following is your diagnose? तो इसको हम वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम कहेंगे। क्यों वुल्फ पार्किंसन वाइट कहेंगे? क्योंकि इसमें आपको पैल्पिटेशन, डिजीनेस और उसके अलावा आपको सिमिलर एपिसोड्स इन द पास्ट भी हुए हैं। जो मेन कीवर्ड इस क्वेश्चन में है दैट इज़ योर शॉर्ट PR इंटरवल। तो शॉर्ट PR इंटरवल आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि ये आपको मिलेगा वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। अच्छा, फिर है अ शॉर्ट PR इंटरवल इज़ हॉलमार्क ऑफ प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम, जहाँ पे एक एक्सेसरी पाथवे बनती है। ये वुल्फ पार्किंसन वाइट की बात कर रहे हैं, इसमें आपको डेल्टा वेव नज़र आती है। इसमें आपके साथ एक एक्सेसरी पाथवे बनती है जिसे हम बंडल ऑफ किंट कहते हैं। तो नॉर्मली SA नोड से AV नोड पे इम्पल्स जाता है, फिर वहाँ पे राइट बंडल ब्रांच और लेफ़्ट बंडल ब्रांच पे जाता है। लेकिन जो वुल्फ पार्किंसन वाइट है वहाँ पे SA नोड से डायरेक्टली बंडल ऑफ किंट पे, और वहाँ से फिर डायरेक्टली वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट करवाता है बार बार। तो इस एक्सेसरी पाथवे को हमने बंद करवाना है। इसके ट्रीटमेंट में हमने इस चीज़ को बंद करवाना है कि ये एक्सेसरी पाथवे बंद हो जाए, उससे वेंट्रिकल डायरेक्टली स्टिमुलेट ना हो, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेसरी पाथवे बन जाती है जिससे वेंट्रिकल जल्दी से जल्दी
वो आपके साथ उसमें इम्पल्स जाती है और वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपको शॉर्ट पीआर इंटरवल में नज़र आएगा और उसके साथ साथ आपको डेल्टा वेव्स नज़र आएंगी, ठीक है। और इसके साथ वाइड क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स भी होगा। 28-year-old मैन रिपोर्ट्स रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पैल्पिटेशन। ईसीजी पे शॉर्ट पीआर इंटरवल है, वाइड क्यू आर एस कम्प्लेक्स है। व्हाट इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, तो 28-year-old मैन है, उसको पल्पिटेशन ईसीजी पे शॉर्ट पीआर है और वाइट क्यूआरएस कम्प्लेक्स है। तो ये यही वुल्फ पार्किंसन वाइट की बात कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है कि आपने बीटा ब्लॉकर और एंटी, अच्छा, इसमें आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन करनी है। वो क्यों? बीटा blockers or antiarrhythmic can manage the symptoms. The condition involves an abnormal anatomical structure, the accessory pathway, जो आपके साथ रिस्क कैरी करती है सडन कार्डियक डेथ की। तो इसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपने क्या करना है कि आपने इस एक्सेसरी पाथवे को डिस्ट्रॉय करवाना है थ्रू मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, जिसे हम कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन, ठीक है। अभी समझ आ गई कि हम इसमें कैथेटर एब्लेशन करवाएंगे तो उस एक्सेसरी पाथवे को हमने ख़त्म कर दिया और ये आपके साथ हीट एनर्जी को यूज़ करता है टू डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल एक्सेसरी पाथवे, तो परमानेंटली एलिवेटिंग द री इंट्रेंट सर्किट एंड कॉजिंग द कंडीशन। तो इस तरह आपने वुल्फ पार्किंसन वाइट को ट्रीट करना है। 29-year-old मैन फ्रॉम थाईलैंड presents with fever, sore throat, generalized rash and lymphadenopathy. What is the most likely diagnosis? थाईलैंड से आया है, उसको फीवर, सोर थ्रोट, जनरलाइज्ड रैश है, ठीक है। सो दिस कैन बी HIV सीरो कन्वर्जन्स, ठीक है। ये आपके साथ 2 to 4 वीक्स पोस्ट एक्सपोजर विद फ्लू लाइक इलनेस, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी होगी, मैकुलर और पैपुलर रैश होगा, सेकेंडरी सिफिलिस इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। सॉरी, सेकेंडरी सिफिलिस में अभी आपको जनरलाइज रैश और लिम्फेडेनोपैथी मिलती है, लेकिन वहाँ पे आपको एक वायरल सिंड्रोम मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये HIV हो गया। 4 month-old इन्फेंट प्रेजेंट्स विद डेवलपमेंटल डिले, सीजर्स एंड मस्टी ऑर्डर। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा, मस्टी या माउजी आ गया, दिस इज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। 2 weeks-old infant is brought by his mother because he noticed that the baby diaper turns डार्क ब्राउन टू ब्लैक, लैब रिवील्स डिक्रीज होमो HOD पॉजिटिव। तो ये भी मैंने कहा है कि HOD में अल्केप्टोन्यूरिया आता है, ठीक है। फिर 60-year-old man with type 2 diabetes and hypertension is being started on SGLT2 inhibitor. Which of the following is the adverse effect of SGLT2 inhibitor? तो SGLT2 inhibitor का adverse effect है कि आपके साथ यूग्लाइसीमिक कीटोएसिडोसिस कॉज करवाता है, ठीक है। SGLT2 क्या करवाएगा? ये आपके साथ कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, ड्यू टू वॉल्यूम डिप्लीशन एंड इंक्रीज ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन रेशो, और उसकी वजह से keeping glucose lower due to urinary excretion leading to ketoacidosis even with blood glucose. 45-year-old man presents with bilateral flank pain and hypertension. He has autosomal dominant polycystic kidney disease. Which other condition is associated with this? तो इसके साथ एक अदर जो कंडीशन एसोसिएटेड है दैट इज़ कॉल्ड बेरी एनोरिज्म, ठीक है। एडल्ट PKD के साथ आप याद रखो कि इसके साथ बेरी एनोरिज्म एसोसिएटेड है। 28-year-old मैन प्रेजेंट्स विद लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन नॉट रिलीव्ड बाय एंटी हाइपरटेंसिव। लैब में रेनिन की एक्टिविटी ज़्यादा है, अल्डोस्टेरोन भी एलिवेटेड है, तो ये क्या डायग्नोज हो गया? दिस इज़ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। आपको ऑलरेडी कहा है कि रीनल लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव से रिलीव नहीं होता, रेनिन एक्टिविटी एलिवेटेड है, एल्डोस्टेरोन एलिवेटेड है, दिस इज स्टेनोसिस। जब भी स्टेनोसिस होती है तो ब्लड फ्लो कम होती है टू द किडनी, जिसकी वजह से लो प्रेशर होता है और उसकी वजह से मैसिव रिलीज ऑफ रेनिन होता है। तो हाई रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, वो अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और ये आपके साथ रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन कॉज करवाता है, ठीक है। तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट
A 1-year-old child is brought to the clinic with frequent episodes of hypoglycemia, abdominal distension and failure to thrive. अच्छा, हेपेटोमेगैली इसका कीवर्ड है, हाइपरलिपिडीमिया इसका कीवर्ड है, हाइपोग्लाइसीमिया इसका कीवर्ड है। ये सारे के सारी चीज़ें आपको वॉन गिरकी में मिलती हैं जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशिएंसी होती है। ठीक है। 50-year-old मैन विद फैटीग पेटीग एंड एकाइमोसिस ऑफ द स्किन, HB4 है, WBC इस 2000, प्लेटलेट्स भी बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हो गया, दिस बिकम्स योर WBC कम है, प्लेटलेट्स आपके साथ 20,000 विच इज़ वेरी लेस। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि इसको पेटिक है, एकाइमोसिस है, HB भी कम है। ठीक है, तो HB कम है, ये आपको एप्लास्टिक एनीमिया में मिलता है। ठीक है, जिसमें पैनसाइटोपिनिया मिलती है। पैनसाइटोपिनिया में यही 3 चीज़ें जो आप CBC में देखते हो वो 3 चीज़ें कम हो जाती है। ठीक है, CBC में आप क्या देखते हो, WBC प्लेटलेट काउंट्स देखते हो, WBC को देखते हो और HB को देखते हो। तो ये तीनों चीज़ें जब कम होती है, दिस इज़ कॉल्ड पैनसाइटोपिनिया। Preganglionic fiber of the pterygopalatine ganglion, through which structure do they pass to connect the ganglion with the eye? तो ये आपने बस याद रखना होगा, ये एनाटमी है। एनाटमी के लिए आप एक डायग्राम लाजमी देखें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कि जब भी आपके साथ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन से पास होता है तो ये आपके साथ आई के कौन से इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न दिस। ये पाथवे है, इसके साथ एक डायग्राम गूगल में देख के उसके साथ ये रीड कर लें। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। यू कैन पॉज द वीडियो है। 25-year-old मैन डेवलप्स असेंडिंग वीकनेस, तो ये इसका पहले ही लाइन में इसका इन्होंने डायग्नोज दिया है। असेंडिंग वीकनेस आपको कहाँ पे मिलती है, गुलियन बारे। मेरे माइंड में तो गुलियन बेर सिंड्रोम आ रहा है। नर्व कंडक्शन स्टडी शोड स्लोड कंडक्शन वेलोसिटी, ये कौन सा डिजीज़ है, दिस इज़ गुलियन बेर, गुलियन बारे, GBS, जो कि ऑटो इम्यून पॉलीन्यूरोपैथी है जिसमें डिमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स आपको मिलती है। ठीक है, इसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस या वीकनेस आपको मिलती है जो आप कंफर्म कर सकते हैं नर्व कंडक्शन स्टडीज़ के थ्रू। 32-year-old man presents with rapidly progressive weakness in both legs for 4 days now, involving his arm. He had flu-like illness 10 days ago. On examination, there is flaccid paralysis with absent reflexes. What is the most appropriate treatment for this patient? तो इसमें आपने ये भी गुलियन बारे का सिनेरियो है और इसमें आप अभी ट्रीटमेंट में क्या देते हो, IVIG, IV इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट, या इसमें हम प्लाज्मा फेरिसिस भी कर सकते हैं। तो IVIG और प्लाज्मा एक्सचेंज जो है, दिस इज़ द इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर GBS। ठीक है, अच्छा फिर है 30-year-old man falls directly onto his right shoulder. After the injury he is unable to abduct his arm beyond 15, तो 15 beyond नहीं करवा सकता। Though he can flex and extend the elbow normally, on examination there is flattening of the shoulder contour and loss of sensation over the lateral aspect of the upper arm. तो lateral aspect of the upper arm पे कौन सा मसल है, दैट इज़ योर डेल्टॉइड जिसको एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, बाकी स्टार्ट में इन्होंने आपको कन्फ्यूजन के लिए सारे पॉइंट्स दिए हैं। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पोस्टीरियर डिसलोकेटेड, विच स्ट्रक्चर इज़ लाइकली डैमेज, तो जब भी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पोस्टीरियरली जाएगा इट विल डैमेज द ट्रैकिया। ठीक है, 65-year-old मैन विद अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन presents with dyspnea on exertion, orthopnea in lower limb and pulmonary edema. Which neurohormonal mechanism is primarily responsible for pulmonary edema? तो ये इसमें आपके साथ जो sympathetic nervous system है उसकी stimulation, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो let's see, yes it is sympathetic nervous stimulation। ठीक है, क्योंकि ये सीनेरियो सारा का सारा CHF का सीनेरियो है जिसमें आपके साथ पैथोफिजियोलॉजी में कंजेशन और एडिमा होती है और बॉडी इसको
अटेम्प्ट करता है इसको प्रॉपर कंपेंसेट करने के लिए कार्डियक आउटपुट को फॉर लो कार्डियक आउटपुट। अच्छा, bodies attempt to compensate for low cardiac output, which paradoxically worsen fluid retention. Sympathetic nervous system stimulate हो जाता है, तो जो कार्डिक आउटपुट कम हुआ होता है उसको सेंस किया जाता है और उसकी वजह से एसएनएस एक्टिवेट होता है, जो कि आपके साथ वाइड स्प्रेड वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करवाएगा और एडीएच रिलीज़ करवाएगा, जिसके साथ फ्लूइड रिटेंशन होगी और वर्सनिंग ऑफ एडेमा होगी। तो रास आपके साथ इंक्रीज़ होता है CHF में, यू शुड रिमेंबर दिस। ANP is also increased in an attempt to counterbalance the volume overload or the effect of power pro edema system is typically dominant. 16-year-old boy is brought to the clinic because of recurrent episodes of yelling of eyes and skin for the last 10 days. He reported to have these episodes on and off for the last few days. Family complains of eating street food and taking energy supplements, but no history of addiction. On further questioning, his older brother also experiences the same type of episodes. Total bilirubin 4.3 है, डायरेक्ट कम है, 1.5 है, इनडायरेक्ट ज़्यादा है। 4.3 से डायरेक्ट माइनस करोगे तो दैट इज़ योर इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का मतलब है दिस इज़ अ प्री हेपेटिक कॉज। ठीक है, प्री हेपेटिक कॉज में आपके साथ अगर इन्होंने एनीमिया वगैरह का कोई सिनेरियो दिया होता तो फिर आप प्री हेपेटिक हेमोलिसिस की तरफ जाते, लेकिन प्री हेपेटिक में आपके साथ गिलबर्ट और क्रेगलर नजार होते हैं और जिसमें आपके साथ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो आपके साथ डॉक्टर कॉन्जुगेटेड, डॉक्टर फॉर डोबिन जॉनसन आर फॉर रोटर्स, तो इसमें आपके साथ डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। तो हेयर द आंसर इज़ योर गिलबर्ट सिंड्रोम, जो आपके साथ बिनाइन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है कॉज्ड बाय रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ द यूजीटी एंजाइम, जिसकी वजह से इंटरमिटेड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया often exacerbated by stress, fasting, like street food supplements leading to poor intake or illness. 6-year-old boy presents with sore throat and earache. Examination shows red bulging tympanic membrane, and the pediatrician diagnosed acute otitis media. Through which of the following anatomical route did the infection most likely reach the middle ear? तो otitis media में infection middle ear के through, middle ear पे कैसे पहुंचता है? थ्रू द स्टेशन ट्यूब। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद है पेशेंट विद सिवियर वॉमिटिंग एसिड बेस बैलेंस। तो वॉमिटिंग में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है और डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। अ मदर P2 plus 0 whose beta thalassemia trait previous child diagnosed as thalassemia major doesn't know about the status of the father. What would be the possibility of thalassemia major in the child? तो थैलेसीमिया आपके साथ कौन सा डिसऑर्डर है? दिस इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, जिसमें 25% चांसेस होंगे। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेनेशन आपने रीड करनी है तो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड रीड दिस। अच्छा, 73 है। 52-year-old male banker with long-standing hypertension is on 3 antihypertensive medication but still has poorly controlled blood pressure. His report with significant stress from work and recent family issues. Eats from outside during workup. Imaging reveals narrowing of the right renal artery. narrowing हुई है right renal artery की। तो इसमें cause of hypertension क्या है? This is your renal artery stenosis। ठीक है, आपके लिए इन्होंने क्वेश्चन एंड में बहुत इजी कर दिया। फिर है under a patient was advised antibiotic upon an investigation, the medication leaflet and possible side effect. She learned about tooth discoloration. So tooth for tetracycline, tooth discoloration as one of them, and stopped taking it. Which drug she was advised? That is your tetracycline. Echocardiography reveals large friable vegetation. तो large friable vegetation आपको infective endocarditis में मिलते हैं। ठीक है, लार्ज आपको, स्मॉल आपको NBT में मिलते हैं, लार्ज आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पे, और मिडल वेजिटेशन या इन दोनों के दरमियान वाले जो है वो आपको लिबमैन सैक में मिलते हैं। ठीक है,
अच्छा, यही एक्सप्लेनेशन थी, आप इसको पॉज करके यू कैन रीड इट। ड्यूडेनल अल्सर में ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होगी। 55-year-old man with a chronic smoker with betel nut chewing for 20 years presents with non-healing ulcer and indurated raised edges on the lateral border of the tongue. What is the most likely diagnosis? तो जब भी बीटल नट च्यूअर होगा, नॉन हीलिंग अल्सर होगा विद इंड्यूरेटेड रेज्ड एजेस। तो रेज्ड एजेस आपको कहाँ पे मिलते हैं? यू फाइंड रेज्ड एजेस एंड टंग इन्वॉल्वमेंट भी है। तो टंग इन्वॉल्वमेंट है, रेज्ड इंड्यूरेटेड आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में मिलते हैं। ठीक है, नॉन हीलिंग अल्सर है, नॉन हीलिंग अल्सर है with indurated raised edge on lateral border of the tongue is highly characteristic of malignant lesion और मोस्ट कॉमनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, स्लाइड है जिसमें आपको सेल श्रिंकेज, मैंने आपको ये एमसीक्यू भी कहा था कि सेल श्रिंकेज आपने देखा तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज एपोप्टोसिस, डेंस इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। ये भी उसके लिए एपोप्टोसिस के लिए टिपिकल वर्ड है। एंड फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स, तो ये भी एपोप्टोसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये होगा ही एपोप्टोसिस। ठीक है, विद इन द फर्स्ट लाइन ये डायग्नोज हो जाता है। इन द फीचर जिसमें सेल श्रिंकेज, डेंस इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ब्लेबिंग आपको कहाँ पे मिलती है? एपोप्टोसिस में मिलती है, जो कि जिसे हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। और फिर उसके बाद है मैन प्रेजेंट्स विद फीवर एंड पेनफुल स्वेलिंग ओवर द प्रॉक्सिमल फोरआर्म। Examination reveals an infection with localized warmth, redness and tenderness. Which mediator is primarily responsible for these features? तो जब भी फीवर और उसके साथ जो है इन्फेक्शन होता है, वार्मथ, रेडनेस, तो फीवर में इंटरल्यूकिन 1 होता है या TNF इज इन्वॉल्व। ठीक है, localized warm, redness, tenderness at the sign of infection are a cardinal sign of inflammation। और इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर लाइक TNF और इंटरल्यूकिन 1 आपके साथ फीवर में जो है रिलीज्ड होता है फॉर लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट इन डिस्क्राइब्ड फीचर्स। फिर है एन इन्फेंट प्रेजेंट्स विद कॉन्स्टिपेशन एंड इरिटेबिलिटी, इट इज़ डायग्नोज एज अ केस ऑफ ए गैंग्लियोनिक कोलॉन। हर्शस्प्रंग की बात कर रहे हैं जिसमें सिग्मॉइड कोलॉन होता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। रेक्टल बायोप्सी करते हैं इसके लिए। Which of the following muscle increase the anterior posterior diameter of thorax during inspiration? तो ये इंस्पायरेशन की बात आए तो इसमें एक बहुत अच्छा निमोनिक है, इन फॉर एक्स एंड एक्स फॉर इन। इंस्पायरेशन में इन फॉर एक्स का मतलब है इन फॉर एक्स, एक्स से एक्सटर्नल, और एक्सपायरेशन में एक्स फॉर इन। अगर एक्सपायरेशन की बात हो फिर उसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल आता है। यहाँ पे इंस्पायरेशन है दैट बिकम्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। एपोप्टोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें होस्ट में इन्फ्लेमेशन आपको नहीं नज़र आएगी, नो होस्ट इन्फ्लेमेशन। सही है, तो एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें आपके साथ क्या होगा कि इट इन्वॉल्व्स द सेल बीइंग सिस्टेमिकली dismantled and phagocytosed by the adjacent cells or macrophages without releasing cellular contents into the surrounding tissue. फिर है patient presents with palpitation, heat intolerance, sweaty hands and gritty eyes। तो जब भी हीट इंटॉलरेंस, हाइपोथायरॉयडिज्म की बात हो रही है, ग्रीटी आइज, आइज इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो दिस बिकम्स योर ग्रेव्स डिजीज, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, फाउल स्मेलिंग, डायरिया, वेट लॉस। ही ऑल्सो हैज़ पेरिएनल फिस्टुला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज? तो फिस्टुला आपको हमेशा और हमेशा क्रॉन्स डिजीज़ में मिलेगा। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस वगैरह ये आपको और में भी मिल सकते हैं, लेकिन पेरिएनल फिस्टुला जो है ये क्लासिक है क्रॉन्स डिजीज़ के लिए। फिर इसके बाद है पेशेंट वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल आफ्टर RTA विद फ्रैक्चर, ही वाज वेयरिंग हेलमेट,
So there was no head injury. He is conscious and oriented. Only severe pain at the fracture site. Which drug should be given for severe pain? तो severe pain के लिए आपने oxycodone देना है. Oxycodone for severe pain. अच्छा, patient presents with hemiparesis of the right side of the body with sensation intact. तो जब भी hemiparesis of the right motor tract is involved, इसमें which part of the brain? That is your internal capsule. ये internal capsule क्यों है? Internal capsule इसलिए है क्योंकि इसमें descending motor fibers involved हैं. तो descending एक होते हैं ascending, एक descending. तो जो descending है वो आपके साथ ये आपके साथ मोटर होते हैं. ascending आपके साथ sensory होते हैं, if I am not wrong. ठीक है, ascending sensory होते हैं और descending जो है ये motor fibers हैं. तो अगर आपके साथ posterior limb में एक infarct हो जाए, ठीक है, of the internal capsule, तो वो posterior limb में motor fibers को जो है डैमेज करवाएगा और आपके साथ सेंसरी फाइबर्स उसमें बच जाएंगे. ठीक है, दे विल स्पेयर द सेंसरी फाइबर्स. पोस्टीरियर इंटरनल कैप्सूल में सिर्फ मोटर फाइबर्स डैमेज होते हैं, तो उसकी वजह से प्योर मोटर हेमीपेरेसिस होगा विद सेंसेशंस इंटैक्ट. तो इन्होंने कहा था कि सेंसेशंस आर इंटैक्ट, सेंसरी पाथवे ठीक है, मोटर वो पाथवे में मसला है, मोटर इज़ डिसेंडिंग, जो कि आपके साथ involves the internal capsule. फिर है peri-amygdalar and pontine region of the brain are affected. Which of the following special sensation would be affected? तो ये आपने याद रखना है कि peri-amygdalar या pontine region अगर आपके साथ affect हो जाए तो olfaction sensation will be affected. किस तरह? जो peri-amygdalar region है ये आपके साथ अनकस के साथ नज़दीक पड़ा होता है in the primary olfactory cortex, जो olfactory cortex cranial number 1 है, and it projects to the olfactory bulb and tract which connects the primary olfactory cortex. Damage to this area can lead to the disturbance in the sense of smell. और pons में जो आपके साथ है cranial 8 and other cranial nerves जो है involve होते हैं. तो इसमें आप बस याद रखो कि जब भी पेरी-एमिग्डालर या पोंटाइन रीजन की बात आ जाए तो उसमें आपने ऑल्फैक्शन लिखना है. ऑल्फैक्शन, सेंस ऑफ स्मेल ख़राब होता है. पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डबल विजन वाइल गोइंग डाउन स्टेयर. तो जब भी एक पेशेंट डाउन स्टेयर जाता है वो आइस को नीचे करवाता है और इनसाइड करवाता है. विच इज़ द फंक्शन ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक? तो सुपीरियर ऑब्लिक SO4 LR6. फोर्थ क्रेनियल नर्व विल बी इन्वॉल्व. ऑप्शन ए. ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए. व्हेन अ पर्सन goes down stairs वो आपके साथ क्या करता है? he looks down and inwards, जो कि superior oblique का काम है. तो superior oblique का काम क्या है कि ये आइस को down and inwards करेगा और fourth cranial nerve will be involved. Person just consume a carbohydrate rich meal. As it reaches the duodenum, what will be secreted to there to help digest this? तो जब भी एक पेशेंट कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है ड्यूडेनम में? दैट इज़ योर GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसका काम है इंसुलिन के साथ. ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ये भी इसे कहते हैं. और के सेल्स से ड्यूडेनम और जुजनम दोनों में इन रिस्पॉन्स टू फैट या कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज़ होता है इन द काइम, और ये आपके साथ स्टिमुलेट करता है इंसुलिन रिलीज़ को फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करवाता है. यंग apparently healthy man has a heart rate of 50 bpm and an increased cardiac output but otherwise normal with no comorbidities. What could be the reason for his lower heart rate? तो ये आपके साथ यंग है, हेल्दी मैन है, हार्ट रेट उसका 50 bpm है. हार्ट रेट 50 bpm का मतलब आपको जो ट्रेंड्स एथलीट्स हैं उनकी कार्डियक आउटपुट या हार्ट रेट आपको कम नज़र आएगी. ठीक है,
हार्ट रेट कम होगी और कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ अ ट्रेंड एथलीट, ठीक है। लो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है ट्रेंड एथलीट में, ठीक है, और एसिम्टोमेटिक होगा और इंक्रीज कार्डिक आउटपुट आपको नज़र आएगा ट्रेंड एथलीट में, ठीक है। इंक्रीज वेगल टोन भी होगा, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम भी होगा। फिर है मैन रिपोर्टिंग टू बी ऑल राइट फॉर द पास्ट वीक, suddenly reports abdominal pain and bloody diarrhea from one day he returned from Lahore yesterday. Which pathogen is involved? तो इसमें कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व होगा जब ब्लडी डायरिया होगी और उसमें आपको एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया फॉर वन डे? दिस इज़ एंटीरोहेमोरेजिक ई कोलाई, ठीक है। सीरोटाइप ऑफ ई कोलाई है जिसमें ब्लडी डायरिया आपको नज़र आती है और इसमें देयर इज़ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, सेवेयर एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो कि एक्यूट ऑनसेट के क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। 35 ईयर ओल्ड man's renal function test shows filtration coefficient 12, net filtration pressure 25, urinary clearance 30. What is the approximate GFR? तो इसके लिए आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन फार्मूला देखें उसके मुताबिक आंसर इज़ योर 300, ठीक है। फिर है पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द आर्म आफ्टर अ शोल्डर इंजरी एंड अ फ्रैक्चर एट द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो एस सर्जिकल नेक पे आपको एक्सिलरी नर्व मिलती है, SARA, ये मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। सारा निमोनिक है। S for surgical neck, A for axillary, R for radial nerve which is anatomical neck. 60-year-old man working as a laborer presents in state of heart exhaustion and muscle weakness, ECG पे polymorphic QRS complexes and sustained ventricular tachycardia नज़र आ रही है। तो ये आपके साथ टॉर्सेट डिपॉइंटीज की तरफ जा रहा है। उसका प्रोमिनेंट फीचर हाइपोमैग्नीसीमिया होता है, नॉट हाइपोकेलीमिया, ये बात याद रखनी है। इसमें पोलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है जो आपके साथ टॉर्सेट डिपॉइंटीज में मिलता है, विच इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोकेलीमिया भी आपके साथ मसल वीकनेस कॉज करवाती है और मैलिग्नेंट एरिथमियाज, बट हाइपोमैग्नीसीमिया जो है ये आपके साथ डायरेक्टली टॉर्सेट डिपॉइंटीज करवाता है। 58-year-old woman presents with a history of progressive shortness of breath. She reports working in dormitory, smokes 20 cigarettes a day and keeps a cat at home. बस ये आपका कीवर्ड है, कैट की बात आ गई तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की तरफ जाता है। On examination, clubbing is seen, restrictive pattern of the lung है, ठीक है। तो अच्छा, अभी इसमें इन्होंने टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात नहीं की, इन्होंने आपको कहा है कि प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और 26 मिनट्स और कैट्स हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस की तरफ जाता है, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस एक रिकरेंट इनहेलेशन ऑफ ऑर्गेनिक इंडिजन की वजह से होता है और इसे हम बर्ड फैंसियर्स लंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये पेट एक्सपोजर की वजह से होता है, ठीक है। During a robbery, a man is stabbed in the third intercostal space near the lateral border of the sternum. Which structure is most likely pierced first by the knife? तो सबसे पहले इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल आपके साथ पियर्स होगा। ये लेयर्स हैं, पहले स्किन आता है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर एक्सटर्नल, फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल, फिर इनरमोर इंटरकॉस्टल, फिर एंडोथोरेसिक फेशिया और पेराइटल प्लूरा। तो ये आपने याद रखना है इस सीक्वेंस को। Woman comes with her husband and newborn complaining of him not being well. Pregnancy was spent at home where she lives with her partner and 3 cats. Imaging of the newborn reveals intracranial calcification. Cats की बात कही, calcifications भी हैं intracranial, this is congenital toxoplasmosis, ठीक है। इसमें आपको कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोसेफेलिस, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, मदर एक्सपोजर टू कैट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। 25-year-old man falls while skiing and injured his lateral knee. He cannot dorsiflex and invert the foot
and has loss of sensation over the anterior lateral leg and dorsum of the foot। ठीक है, तो इसमें कौन सा नर्व इंजर होगा? डॉर्सिफ्लेक्शन, पीईडी और टीआईपी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है टीआईपी और पीईडी। पेरोनियल जो है, ई फॉर इवर्जन, डी फॉर डॉर्सिफ्लेक्शन, सो दिस बिकम्स कॉमन पेरोनियल। अच्छा, प्रोफेशनल पियानिस्ट practices daily which brain function is primarily responsible for accuracy of his voluntary movement, तो this is your planning and execution of voluntary movement। ठीक है, फिर है 55-year-old man presents with severe central chest pain relating to the left arm associated with sweating and nausea। ECG पे आपको ST elevation in lead 1 to V4, 1 to V4 का मतलब है anterior MI है, और anterior MI में फिर ये आपसे पूछ रहे हैं कौन सी coronary artery involved है, that is your left anterior descending artery, LAD। ठीक है, तो ये SK21 के लेक्चर्स और MCQs काफ़ी डिटेल्ड में है एक्सप्लेनेशंस के साथ। आज के लिए फॉर पेपर 1 लेक्चर 2 इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अगले 100 MCQs को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल इफ़ you're enjoying watching these videos, please do like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Allah Hafiz.